हॉस्पिटल से टायर 3 का एग्जाम देने गया। 15-16 जुलाई को था या 17 जुलाई को टायर 3 का एग्जाम था। आप सभी का रमोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से विक्रम, जिनकी एसएससी सीजीएल 2017 में ऑल इंडिया रैंक 29 है और इन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए एक ड्रीम पोस्ट है। ऑल इंडिया रैंक 29 तक पहुंचने के लिए विक्रम ने काफी संघर्ष किया है। इनकी जो पूरी जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। काफी कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया है। एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं विक्रम। कोई बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो बहुत ही मॉडर्न एमिनिटी से भरा रहा हो। फिर भी इन्होंने इस सफर को बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से इस सफर को इन्होंने तय किया और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 29 हासिल करी है। तो चलिए मिलते हैं विक्रम से और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 29 क्रैक की और कैसे बाकी एस्पिरेंट इनके मार्गदर्शन में वो एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर इनकी कही गई बातों को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। राइट विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप मुझे मौका दिए, मुझे अपने आप को लोगों के सामने रखने के लिए, और मेरी जो जर्नी है वो लोगों को उम्मीद करूंगा भी इंस्पायर करे थोड़ा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। विक्रम, सबसे पहला सवाल कि आप एग्जैक्टली सुल्तानपुर, मैंने बता दिया सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर में एग्जैक्टली आप कहाँ से हैं? सर सुल्तानपुर से मेरा गांव 50 किलोमीटर दूर है। एग्जैक्टली 50 किलोमीटर दूर है। तो मेरी सारी स्कूलिंग वहीं से हुई है। और मेरे गांव में उस समय ऐसा था कि कोई करीब में पूरे 15 किलोमीटर रेडियस में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ की अच्छा एजुकेशन, जहाँ हम घर वाले अफोर्ड कर पाए। तो बिल्कुल मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है वो बाग में हुआ है। प्रॉपर बाग में चलता था मेरा स्कूल। गांव के एक टीचर थे, सारे बच्चों को इकट्ठा करके वो बाग में पढ़ाते थे। और बाग में जब बारिश होती थी या तूफान आता था तो मेरा स्कूल बंद हो जाता था। तो और हम दूसरे गांव में हमारा सरकारी स्कूल था, तो उसमें हमारा अटैचमेंट था, मतलब एडमिशन वहाँ हमारा था। पढ़ते हम नर्सरी में थे, एग्जाम देने दूसरे स्कूल में जाना होता था। हमारे टीचर हमको साथ में लेके जाते थे। तो स्कूलिंग मेरी ऐसे बैकग्राउंड से हुई है कि मुझे 5वीं तक ABCD नहीं पता थी क्या होती है, बिल्कुल कुछ नहीं पता था इसके बारे में मुझे। फिर उसके बाद जो है 10 किलोमीटर दूर घर से है स्कूल, पब्लिक स्कूल एक खुला हुआ था। तो मेरे ग्रैंडफादर ले जाके मेरा एडमिशन वहाँ करवा दिए। एडमिशन कराए तो थोड़ा मुझे वहाँ डिस्कम्फर्ट लगा कि सारे दोस्त जो मेरे बचपन के थे वो सब छूट गए और मुझे अकेले यहाँ ला के कर दिया। तो मेरा स्कूल से ही मन टूट गया एकदम। मैं स्कूल जाने से बहुत कतराने लगा, डरने लगा। और 3-3 4-4 महीने में स्कूल से गायब था, मतलब गया ही नहीं। रास्ते से लौट आता था, कभी कभी खेत में जाके छिप जाता था। ये सब चीज़ें जब घर वालों को पता चले तो स्कूल में शिकायत की गई। और स्कूल में फिर मुझे काफ़ी मार पड़ी उस टाइम। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा उससे मुझे गिल्ट फील हुआ। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो एवरेज ही रहा पढ़ते पढ़ते। 10th में 62% आ गए। तो घर वालों को लगा ठीक ठाक है पढ़ाई में। यूपी में ऐसे आते थे बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स। और उसके बाद फिर अब 12th करना था। तो 12th करने के लिए कोई नियर बाई स्कूल भी नहीं था कि जहाँ मैं मैथ्स का सब्जेक्ट लेके कहीं पढ़ सकूँ। तो घर से 20 किलोमीटर दूर स्कूल था। तो साइकिल खरीदी गई मेरे लिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि साइकिल खरीदी गई मेरे लिए। और साइकिल से 20 किलोमीटर लगभग दूर स्कूल जाना और फिर वहाँ से आना। तो 12वीं भी ऐसे हुआ, 62% आए उसमें भी। और उसके बाद फिर सारे जो मेरे साथ में जो पढ़ते थे स्टूडेंट, वो कहीं प्रिपरेशन के लिए, कोई कोटा जा रहा है, कोई कानपुर, कोई लखनऊ। तो मैं भी अपने बताया कि ऐसे मुझे करना है। तो घर वाले बोले कि प्रिपरेशन कर लो, यहीं सुल्तानपुर में कर लो, कहीं कोचिंग वोचिंग कर लो, PSC कर लो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं थोड़ा प्रेशर डाला। तो मुझे कानपुर भेजा गया प्रिपरेशन करने के लिए। वहाँ जाते ही मुझे चिकन पॉक्स हो गया।
और मैं 6 महीने घर रहा, लगभग 3-4 महीने उससे लड़ा मैं, और प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं हो पाई। फिर 4-6 महीने प्रिपरेशन हुई, उससे कुछ ज़्यादा कुछ खास मैं कर नहीं पाया, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, ग्रैंडफादर से थोड़ा जिद करके कि मुझे बीटेक ही करना है, सारे लोग मेरे जो साथ के हैं बीटेक ही कर रहे हैं तो मुझे भी बीटेक ही कराइए। तो उन्होंने फिर मेरा एडमिशन ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया कॉलेज है, फीस बहुत ज़्यादा कराया उन्होंने, कुछ लोन वगैरह लेके एडमिशन करा दिया, और उनको अब एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से पढ़ के ये सब कुछ कर ले जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा तो नौकरी मिल जाएगी ठीक ठाक और सब अपना देख लेगा। ये इंजीनियरिंग किया, पढ़ता भी था, मेहनत भी करता था। ब्रांच मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन थी, और वहाँ सारे बच्चे सब, कोई कॉन्वेंट स्कूल का, कोई अच्छे अच्छे स्कूल के सारे बच्चे, अच्छी अच्छी फैमिली से। मुझे पहले दिन जब एडमिशन लिया गया, वो पहली क्लास मेरी चली तो कंप्यूटर की क्लास थी, मैं क्लास में गया, मुझे मॉनिटर ऑन करना नहीं आता था। मेरे मेरे क्लासमेट ही था मेरा एक, तो मुझे वो बताया इसकी ये पुश बटन यहाँ है, जहाँ से मॉनिटर ऑन होता है। तो थोड़ा उससे फील हुआ, लेकिन इतना मैं लेता नहीं था माइंड में, क्योंकि जो चीज़ें मैं देखा नहीं था उसको मैं माइंड में लेता नहीं था, तो सीख लिया। तो ये मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे अवेयरनेस इन सब चीज़ों से थी नहीं, कोई चीज़ ये सब देखा नहीं था मैं बिल्कुल। और फिर ऐसे करते 4 साल कॉलेज के बीत गए, दोस्त यार बने, पढ़ाई लिखाई भी की, कभी 4 दिन मेहनत करके पढ़ा, फिर 4 दिन मस्ती किया। और सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, ये करना है, इंजीनियरिंग करके वो करना है, यहाँ नौकरी मिल जाएगी, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। सर्च करते रहते थे कि ये कंपनी आ रही है हमारे कॉलेज में, वो आ रही है इस साल, तो इसमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि कंपनी नौकरी लेने के लिए सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए, इंग्लिश की नॉलेज भी चाहिए, और सब और बाकी चीज़ें जो मैटर करती हैं। एक पर्सनैलिटी होती है, लोगों को एमएनसी में जो काम करते हैं उनकी एक पर्सनैलिटी होती है, साफ दिख जाता है कि एमएनसी में काम कर रहे हैं, ऐसी एक पर्सनैलिटी भी चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां आई मेरे कॉलेज में फाइनल ईयर में, आईटी सेक्टर की ज़्यादा थी, थोड़ा 2-4 कोर ब्रांच की भी कंपनियां थी। तो लेकिन मैं इतना इंट्रोवर्ट तो था ही, तो नेचर है, लेकिन इतना अनअवेयर था इंग्लिश से इतना डर लगता था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। अगर मुझसे कोई खड़ा करके बोलने के लिए बोल देगा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, तो मैं उसमें भी डर जाता था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन अगर कोई कंफर्ट मतलब अपने ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पूछे तो उसमें जानकारी थी, ऐसा नहीं था। और ये सब करने के बाद बहुत सारी कंपनियां आई, तो सब वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं और एक लैंग्वेज टेस्ट लेती हैं। तो मैं सब में अपीयर हुआ, जितनी भी कंपनियां आई सब में पास किया, एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में सब में फेल कर गया। मैं किसी में इंटरव्यू में भी अपीयर नहीं हो पाया, मुझे कोई जॉब मिली नहीं वहाँ। और ये विक्रम बहुत सही पॉइंट आपने रेस किया है। मैं आपको सॉरी बीच में रोक रहा हूँ कि एक जो आपने पूरी जर्नी बताई ये काफी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि हर एक गांव का बच्चा जब इस सफर से निकलता है तो कहीं ना कहीं जाकर शहर में खो जाता है, ठीक है। उसे लगता है कि मुझे ये नहीं आता। मैं कहीं ना कहीं आपसे रिलेट भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफी हद तक ये चीज मैंने भी महसूस करी है अपने जीवन में। तो विक्रम, 12th तक की जो आपकी पढ़ाई थी वो किस मीडियम थी? ऑब्वियसली हमारी तरफ लोग हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं। हिंदी मीडियम ही थी सर, हिंदी मीडियम ही थी, इसमें कोई हिंदी मीडियम थी बिल्कुल। और ऐसा था कि घर वाले थोड़ा मेरे, अब ऐसा था कि मुझे उनको लगता था कि मैं खेती ही करूंगा, क्योंकि खेत में थोड़ा है, तो उनको लग रहा था कि मैं खेती में ही ज्यादा, मतलब मन भी मेरा लगता था उसी में, गाय खिलाना, गाय को नहलाना, उसको चारा देना, चारा इकट्ठा करना। तो मुझे स्कूल जाने से रोका जाता था कि ये काम आज कर लो, आज गेहूं के खेत में सिंचाई करनी है तो स्कूल मत जाओ, चलो सिंचाई कर लो। आज धनिया काटना है, उसके बाद स्कूल मत जाओ, ये काम कर लो। प्याज निकालनी है तो इसके लिए स्कूल मत जाओ। तो ऐसा कोई घर से वो फोर्स नहीं था कि ये जाओ पढ़ाई करो, ये काम मत करो। काम के लिए ज्यादा प्रेशर डाला जाता था, पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं था कि नहीं बस पढ़ना ही है। वो बस, ना तो मेरे घर कभी कोई ये देखा कि मेरे पास कौन सी बुक है, ना मेरे घर कभी किसी ने ये देखा कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। मम्मी थोड़ा ध्यान देती थी, लेकिन मम्मी भी ऐसे जब बचपन में ABCD जो कखा गघा सब सिखाते हैं वही सिखाई है,
बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वहां तक उनका रोल था। लेकिन यह है कि थोड़ा बड़े हो जाने के बाद 6वीं 7वीं क्लास में इतना कोई देख रेख करने वाला नहीं था कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या करता है स्कूल में। तो विक्रम, तो एक सवाल मेरा ये है कि जैसे यूजुअली क्या होता है कि जब तक बच्चों की पिटाई ना हो तो पढ़ते नहीं है, और घर में आपको तो लोग पढ़ने के लिए बोल नहीं रहे थे, तो आपके अंदर ये कैसे मन में था कि मुझे पढ़ाई करनी है? जैसे मैं बचपन में ये ऐसा था कि मेरे घर पे अगर मेरी पिटाई ना हो तो मैं पढ़ने ही नहीं बैठता था। ये तो ये आपका सेल्फ ड्राइव कैसे था पढ़ाई में? पढ़ाई में सेल्फ ड्राइव एक मेरे मतलब एक ट्रिगर की थी एक बात मुझे एक बार। मेरे घर से मैं उस समय मैं क्लास 8th में था, और वही बताया आपसे कि एडमिशन कराया गया था 10 किलोमीटर दूर थोड़ा। तो मेरा कोई दोस्त बना नहीं, इंट्रोवर्ट नेचर था, दोस्त बना नहीं, तो मुझे स्कूल में मन नहीं लगता था मेरा, तो मैं स्कूल जाता नहीं था। मतलब 2-2 महीने स्कूल घर से डेली निकलता था तैयार होके कि स्कूल जा रहा हूँ, और रास्ते में जाके कहीं क्रिकेट खेलना, कहीं खेत में छिप के बैठ जाना, मार्केट में जाके बैठ जाना, या स्कूल के पीछे जाके बैठ जाना। तो 2-3 महीने में स्कूल से गायब था। तो किसी दिन ऐसे किसी ने शिकायत कर दी घर पे मम्मी से कि ये स्कूल शायद नहीं जाता है, बीच में कहीं बैठता है, किसी ने देख लिया था मुझे कहीं पे बैठा था यहाँ। तो मेरी मम्मी को थोड़ा डाउट हुआ, तो उन्होंने घर से फिर भेजा, एक रिलेटिव थे मेरे आए हुए थे घर, उनको भेजा मम्मी ने कि स्कूल पे जाके पता करो ये स्कूल जाता है कि नहीं। तो उस दिन वो गए और मेरे क्लास टीचर से शिकायत की उन्होंने कि स्कूल के लिए डेली आता है, आप यहाँ पहुंचता है कि नहीं। तो क्लास टीचर ने मेरे बोला नहीं, ये तो स्कूल आया ही नहीं है 3 महीने से। और अच्छा किए आप आ गए, मुझे बता दिए, अब आप जाइए, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इसको सुधार दूंगा। तो उसी दिन मुझे उन्होंने क्लास के सामने लगभग 15-20 मिनट तक मारा मुझे। और सारे बच्चे, खास करके लड़कियां, 2-3 लड़कियां थी ऐसी कि वो अच्छी लगती थी, मैं देखता था उनको, तो वो ऑफेंड मतलब एकदम ट्रिगर कर गया कि इनके सामने मुझे मार दिया। और और वो बात मेरे दिल में लग गई, नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो मैं पढ़ाई फिर स्टार्ट किया कि नहीं, पढ़ाई अब पढ़ाई की तरह करनी पड़ेगी। हालांकि तब भी मैं काम करता था, सब कुछ करता था, लेकिन पढ़ता था, पढ़ने के लिए टाइम, स्कूल डेली जाना, और सब कुछ पढ़ना, जो टीचर पढ़ाए वो पढ़ना, ध्यान देना उस पर। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि सारे टीचर को लगने लगा बच्चा मेहनत करने लगा है। तो इस वजह से हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, घर वालों को लगा ठीक है पढ़ने में। 63% थे हाई स्कूल में मेरे, और 62% 12th में थे। तो ठीक ही था, वो जर्नी ठीक ही थी, मैं सेटिस्फाइड था उससे, तो इतना। लेकिन जब कानपुर आया तो वहाँ एक बहुत ही ब्रिलियंट मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, यहाँ यूपी बोर्ड के टॉपर थे वो, और उनके साथ रहा, थोड़ा सा उनसे मोटिवेशन मिला, उनका पढ़ने का तरीका, वो कैसे पढ़ते थे, और क्या उनकी लगन थी, सपने क्या थे उनके। मुझे इवन मैं प्रिपरेशन करने आया था, मुझे बीटेक करना है, मुझे ये नहीं पता था आईआईटी क्या है, एनआईटी क्या है, या अदर कॉलेज क्या है। तो उनसे ये सब पता चला, तो पता चला कि इन सब के लिए प्रिपरेशन करनी जरूरी है। तो वहां से भी मुझे एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट एक था, वो भी एक पढ़ने में, पढ़ा जाए। और वो 4-6 महीने मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट थे वहाँ कि राइट। ये 2 चीजें इम्पोर्टेंट थी मेरी लाइफ। विक्रम, ये सीजीएल का मन आपने कब बनाया कि आपको एसएससी का एग्जाम देना है? आपने कॉलेज की अपनी प्लेसमेंट तक की जर्नी बताई थी कि प्लेसमेंट में चैलेंजेस थे, तो एकाएक वो मोमेंट क्या था जब आपने सोचा कि आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है? ऐसे मोमेंट नहीं आया सर, ये मोमेंट ऐसे आया कि मुझे जॉब नहीं मिली, सबको जॉब मिल गई थी, लगभग 60-80% लोगों को जॉब मिल चुकी थी, और जितने भी मेरे साथ के थे सब किसी ना किसी फील्ड में मुझे लगता था ये अच्छा कर ले जाएंगे। मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ। कैलिबर अपना समझ रहा था, मैं जान रहा था कि मैं जो चीज करूंगा डेडिकेटेड रहता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, कर लूंगा। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, कभी लगा गेट की कोचिंग करता हूँ, कभी लगा यूपीएससी कोचिंग करता हूँ। तो एक डायलेमा में था मैं, और उस डायलेमा की वजह से थोड़ा मैं परेशान हो गया, और परेशान होकर जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैं अभी भी अगर घर चला जाता हूँ तो मेरा दिमाग कम वहाँ काम करता है, क्योंकि अपनी पुरानी चीजों से जुड़ जाता हूँ मैं, खेत से, गाय भैंस से। तो वहां जाके मन लग गया, मैं थोड़ा सोचा कि बेटी कुछ खेती वेती करूंगा यहीं, बहुत पढ़ लिया हूँ, यहीं मन लगता है तो यहीं करूंगा। तो करता रहा कुछ दिन, 2-4-6 महीने, मतलब 2015 जुलाई में मैं बीटेक पास आउट हुआ हूँ, और पूरा 2015 मैं घर पे रहा।
अपने आप को खोजता रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो किसी ने आइडिया दिया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करो जाके आप। तो मुझे भी लगा, ट्रिगर किया कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूं चल के। तो यूपीएससी के लिए मैं दिल्ली पहुंचा प्रिपरेशन करने के लिए। दिल्ली पहुंचा तो अब घर की भी स्थिति देख रहा था और अब खुद को भी देख रहा था। बाजीराव में एडमिशन लेने के लिए कोशिश किया तो वहाँ फीस पता की तो काफी ज्यादा फीस थी। मुझे लगा 15-20 हजार में एडमिशन कहीं हो जाए तो ठीक है। तो घर बताया कि इतने पैसे लगेंगे, मुझे चाहिए। तो घर वालों ने सीधा मना कर दिया कि तुम देख लो अपना कोई नौकरी कोई ढूंढ लो, ऐसे इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि तुम्हें हम जीवन भर पढ़ाएंगे ही। क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी वादी भी करनी है। इस वजह से सब कुछ फैमिली अपना पेरेंट्स सब कुछ देख के चल रहे थे। तो मैंने फिर कुछ 2-4 फ्रेंड मेरे गाजियाबाद में रह के प्रिपरेशन कर रहे थे। वो कोई यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा था, कोई आईटीबीपी की, मतलब ऐसे ही एवरेज स्टूडेंट थे। तो फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी, तो दोस्त मेरे अच्छे थे, उनसे कनेक्ट होता था मैं, तो उनके पास मैं गया। क्योंकि दिल्ली में रहने के लिए कोई जगह मेरे पास थी नहीं उस टाइम। तो 1-2 महीने उनके पास रहा मैं, जनवरी और फरवरी 2016 की 2 महीने उनके पास रहा। देखा, कभी सोचता था कि जॉब कर लूं, जॉब कहाँ मिलेगी, कोई समझ में कुछ आता नहीं था। तो इवन ये दिन भी आ गए थे, मैं अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करने के लिए अप्रोच किया। लिटरली बता रहा हूँ सर आपको, ये मैं अपार्टमेंट में गाजियाबाद में गोविंदपुरम में कोई अपार्टमेंट था, वहां मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। उसको देखा मैं, वो सिक्योरिटी गार्ड बैठ के दिन भर बुक लेके पढ़ता रहता था और शाम में मैं रनिंग करने जाता था तो वो मुझे मिलता था वहां। उससे थोड़ा बातचीत हुई तो ऐसे मैं परेशान रहता था तो थोड़ा बॉन्डिंग हो गई उससे। बोला वो कि अगर इतनी जरूरत है पैसे की तो आ जाओ, यहाँ 18-20 हजार रुपए मिल जाते हैं एक शिफ्ट के, यहीं आके नौकरी कर लो आप और यहीं पढ़ाई भी कर लिया करो 2-4 घंटे और बाकी जो टाइम मिले आपको 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर जाके भी पढ़ लिया करो। तो एक बार मन किया कि कर लेता हूँ, लेकिन फिर दोस्त यार थे साथ में तो थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा मुझे कि बीटेक करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। तो फिर वहां से मैं, एक फ्रेंड मेरा दिल्ली में वजीराबाद में रहता था, जो मुखर्जी नगर हाईवे के दूसरी साइड है गाँव में, तो उसके पास में गया तो वो प्रिपरेशन कर रहे थे सीपीओ की, सीजीएल की। तो उनको देखा मैं, उनके पास रात में रुका तो सीपीओ और सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एक पेपर देखा मैं उठा के, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2015 का। तो देखा तो मुझे पेपर वो बड़ा आसान लगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे थे और मैथ के क्वेश्चन में मतलब लगा कि जब बिना प्रिपरेशन के 10 क्वेश्चन में कर सकता हूँ तो प्रिपरेशन करूंगा शायद कर ले जाऊंगा। तो एक ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा आसान मुझे लगा। आसान इसलिए लगा कि उसमें 4 से 10 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। बाकी अदर जो एग्जाम थे बैंकिंग वैंकिंग के, उसमें से कुछ समझ में नहीं आता था। इंग्लिश क्या है, कि अब जैसे एसएससी में वोकैब्स आती थी तो 1-2 पता थी उसमें, एक्यूज क्या है। तो मुझे लगा इसमें कुछ पता है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो 2 दिन उनके पास रुका और उनको देखता था कि वो कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, नोट्स लेके आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी यही कर ही लेता हूँ, अब तैयारी यही कर लेता हूँ। तो और इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो उनके साथ रह के ये भी पता चला कि डेमो क्लासेस भी मुखर्जी नगर में उस टाइम खूब चलती थी। एक हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन आके आप डेमो लीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। और इस चीज का मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला इसी चीज का। मैं मैथ की क्लास में, जीएस की क्लास में, रीजनिंग की क्लास में, इंग्लिश क्लास में ऐसे 2 महीने डेमो क्लासेस लेता रहा। अच्छा। डेमो क्लास करके मैंने आधा सिलेबस अपना लगभग कंप्लीट कर लिया। मुझे पता चल गया सिलेबस क्या है, वोकैब्स क्या है। और क्योंकि मेरे घर से सर 4,000 रुपए मुझे मंथली मिलते थे दिल्ली में रहने के लिए। और वो 4,000 रुपए में मुझे दोस्त के साथ रहता था तो किराया भी देना था रूम का, खाना भी खाना था, बाहर भी जाना था। मेरे पास कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 50 रुपए जेब में है और कुछ खाने का मन करता था तो मैं वहाँ नजर हटा के चल देता था कि ये 50 रुपए शायद किसी दिन मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो वो काम आएंगे। ये चीजें मैं अभी तक किसी से रिवील नहीं किया हूँ सर, घर वालों से भी नहीं बताया हूँ, आपसे कर रहा हूँ। कोई नहीं, ये शो का फॉर्मेट ही यही है कि यहाँ सारी जो मन में बातें हैं वो निकाल दो। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। तो ये काफी इमोशनल पीरियड था मेरे लिए। लेकिन इन सब चीजों को मैं चुनौती ले रहा था कि मैं
लाइफ मुझे कहाँ ले जाएगी ये मैं देखता हूँ, क्या कर सकती है। और मजा आ रहा था, लेकिन सर उसको मैं एंजॉय कर रहा था, पेनफुल नहीं था मेरे लिए। एक भी दिन वो ऐसा नहीं बना कि मैं उससे डिप्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस कोई हो। मजा आ रहा था उसमें मुझे। और जब कभी ज्यादा परेशान रहता था तो वजीराबाद गांव में, वहाँ यमुना नदी के किनारे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाके मैं बैठ जाता था और 2-3 घंटे वहीं बैठा रहता था। तालाब में पत्थर फेंकता था एक एक, और देखता था कैसे ये तरंगे निकाल रहा है। तो मन शांत हो जाता था, वहां बैठ के चला आता था, बस वहीं गुस्सा निकाल के चला आता था सारा। तो अब प्रिपरेशन सर ऐसे चलती गई। तो उस टाइम फिर 2016 सीपीओ का एग्जाम होने वाला था, फॉर्म आया उसका, मैंने फॉर्म फिल किया, तो मैंने एग्जाम दिया, तो एग्जाम वो कैंसिल हो गया। ऑफलाइन एग्जाम होते थे उस टाइम। तो एग्जाम ऑफलाइन में पता चला मुझे, ये एग्जाम जब दे के आया, कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। तो उनसे पूछा मैं इंग्लिश कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो उन्होंने बोला कि अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी खूब। तो मैंने रीडिंग शुरू की, तो मुझे न्यूज़पेपर में कुछ समझ में ही नहीं आता था, हेडलाइन नहीं समझ में आती थी। तो एक 10-15 दिन कोशिश किया मैं, लेकिन बिल्कुल समझ में ही ना आया कुछ। फिर एक दोस्त से मैंने उधार पैसे लिए और नीतू मैडम के यहाँ मैंने फिर एडमिशन लिया इंग्लिश का। नीतू मैडम का बत्रा सिनेमा में क्लास चलती थी। 5,000 रुपए में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ इंग्लिश के लिए। और वहाँ एडमिशन लिया मैंने, और उन्होंने अच्छा पढ़ाया। और अच्छा इसलिए पढ़ाया कि मैंने खूब ध्यान दिया, क्योंकि मेरी इंग्लिश में वीक पॉइंट मेरा पता चल गया था। मैंने इंग्लिश पे खूब फोकस किया और उनकी एक एक चीजें मैं बांध के ले आता था। और वो क्लास खत्म करती थी तो भी मैं बैठा रहता था, जब सब बच्चे निकल जाते थे उनसे बैठ के पूछता था, मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो बताती भी थी, हेल्प करती थी। और ऐसे तो कर करके फिर सर काफी, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी इंग्लिश की क्या है। और डेली मैं फिर इंग्लिश को 4-6 घंटे टाइम, 4 घंटे मिनिमम टाइम, 4 घंटे में इंग्लिश को देता था। 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना, 2 घंटे अपना ग्रामर रटना। और ऐसा नहीं कि आज इंग्लिश पढ़ लिया हूँ एक चैप्टर तो इसको कल नहीं देखूंगा, आज जो पढ़ा हूँ कल भी देखूंगा, परसों भी देखूंगा। मतलब ऐड होता जाता था, पीछे वाली चीजें मैं साथ लेके चलता था। ये तरीके से थोड़ा इससे एसएससी की तरफ मैं, फिर जब सीजीएल की तरफ मेरा ऐसे रुझान बढ़ता चला गया, सीजीएल की तरफ जाने की। सो विक्रम, जो सब्जेक्ट वाइज तैयारी थी, एक एक करके मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपकी जैसे मैथ की तैयारी कैसे हुई, मतलब किस तरीके से आपने शुरुआत करी और किन किन किताबों का इस्तेमाल किया, प्रैक्टिस कैसे करी आपने मैथ की कि उसमें कमांड डेवलप हो। दो जितने भी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं मैथ थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, और यहाँ की मैथ थोड़ी अलग है, एवरेज, परसेंटेज एंड ऑफ। तो कैसे इसमें एफिशिएंसी आई आपकी? एफिशिएंसी इसका सर ऐसे आया कि मैथ का एक तो तरीका होता है कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में जाके, कि कोई है कि एक जो फंडामेंटल तरीके होते हैं उससे सॉल्व करता था मैं मैथ पहले। तो उससे टेस्ट वेस्ट देता था, तो जितने टाइम में क्वेश्चन सारे करने होते हैं वो 25%, 20% ऐसे क्वेश्चन मुझसे हो पाते थे। तो अब उस टाइम 50 क्वेश्चनों का, मतलब 200 क्वेश्चनों का सेट होता था उसी 2016 में। और मुझसे 10-12 क्वेश्चन हो पाते थे उस फंडामेंटल तरीके से। एक जगह तो एडमिशन ले चुका था मैं, और उधार में जी के, उधार कहीं कोई सोर्स बचा नहीं था। तो मैथ के लिए उस टाइम काफी बहुत सारे टीचर आ गए थे मुखर्जी नगर में। यहाँ सीखे 15 दिन में मैथ लगाना, यहाँ सीखे प्रॉफिट लॉस 4 दिन में, पहले डेमो लीजिए। वो पर्चे लेके बाहर खड़े रहते थे, मैं मुखर्जी नगर वहीं बत्रा सिनेमा के बाहर खड़ा रहता था कि किसके यहाँ से पर्चा आ रहा है, तो उसके यहाँ जाके बैठ जाता था। और जितनी भी ट्रिक बताता था सब ट्रिक नोट करके ले आता था। और एक चीज और रिवील करना चाहूंगा, मेरे दोस्त अब वो सर थोड़ा मुखर्जी नगर में अगर अब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे थोड़ा लोग सतर्क रहेंगे इससे। कोई नहीं, बिल्कुल खुल के बताइए। हाँ, मेरे एक दोस्त थे वो बैंकिंग की तैयारी करते थे।
तो उन्होंने राकेश यादव सर के यहाँ मैथ की क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी। तो वो उनका चेहरा थोड़ा मुझसे मिलता जुलता है। तो उनका कभी कभी जाने का मन नहीं होता था, या जो टॉपिक कभी बोलते थे कि इस क्लास में भी जा सकते हैं उस क्लास में, तो उनका मैं आई कार्ड ले लेता था जाके। और कभी उनकी क्लास में पहुंच गया। और एक बीके सिंह थे, एक दोस्त मेरा, उनके यहाँ बीके सिंह के यहाँ पढ़ता था, तो वहां भी मैं पहुंच जाता था लेके आई कार्ड। तो ये सब करते करते काफी ट्रिक मुझे वहां से समझ में आ गई। और जो चीजें मुझे ट्रिक जहाँ समझ में नहीं आई, जो लोग 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, लाइब्रेरी में मिल गए, कहीं कहीं कोई दोस्त यार के रूम पे मिल गया, उससे मैं पूछ लेता था, सर ये ट्रिक कैसे आप यूज करते हो। और जो भी ट्रिक मैं सीखता था उसको मतलब कोई ट्रिक सीख गया अगर मैं उसको, तो उसको इतना अप्लाई कर लेता था उस ट्रिक को कि वो दिमाग में एकदम बैठ जाती थी। ऐसे ऐसे कर करके काफी सारी ट्रिक मुझे पता चल गई। एडवांस मैथ की ट्रिक, कुछ नोट्स खरीदे, वहां से पता चला। एक बुक राकेश यादव सर की एडवांस मैथ की बुक थी, वहां से उनकी बुक ली, काफी ट्रिकें वहां मुझे समझ में आ गई कि ये कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। उसको वहां से कैच किया और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की मैंने। प्रैक्टिस इवन प्री की लोग तैयारी करते हैं तो प्री का सेट देते हैं। मैं पहले दिन से अगर कोई टॉपिक पढ़ता था, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी शुरू करता था कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा हूं, ऐसा वेट नहीं करता था सिलेबस मेरा कंप्लीट हो तभी मैं प्रैक्टिस करूंगा। पहले दिन से ही प्रैक्टिस, चाहे मुझसे एक क्वेश्चन ही ले। So, विक्रम, ये प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करते थे? आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर कोई और सोर्स था आपके पास? सारे थे सर। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे, नए नए क्वेश्चन जो थे जिनके असाइनमेंट, क्योंकि बांटते रहते थे वहां पर्चे कि ये मतलब सारे टीचर प्रमोशन ही करते थे एक हिसाब से अपना वहां पर मुखर्जी नगर में। तो उनके पर्चे में उठा के ले आता था और वो सबसे बेस्ट तरीका था, क्योंकि वहां वो क्लास में जो बताते थे उनके जो चुनिंदा क्वेश्चन होते थे वही वो मार्केट में फेंकते थे कि ये मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन है। वो पर्चे में उठा के ले आता था। वो उनके सारे टफेस्ट क्वेश्चन होते थे, वैसे उनके क्लास में क्वेश्चन कभी कोई बताता नहीं था। वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन उनके होते थे कि ये सबसे टफ क्वेश्चन है, वही वो बाहर पर्चे बांटते थे। तो वो पर्चे में उठा के ले आता था। एक सबसे बड़ा तरीका मेरा वो था, पुराना प्रीवियस ईयर सेट में यूज करता था। और बुक कोई स्पेसिफिकली कोई बुक मैंने यूज नहीं की सर। ये प्रिपरेशन में कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, एक बुक फोकस नहीं किया मैंने। जो भी जहां से भी मटेरियल मुझे मिला, जो लगा कि ये चीजें में टफ है, मुझे चैलेंज करेंगी, वो चीजें मैंने उठाई। राइट। तो विक्रम, जब इतना सारा कंटेंट आप इधर उधर से यूज करते हो ना, तो ये भी एक चैलेंज आता है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। तो क्या आपने नोट्स कुछ तैयार करते थे आप? कैसे मतलब? नोट्स सर ऐसे था मेरा कि मैं मॉक देता था, वही आपसे बता रहा था। प्री की तैयारी जब मैंने शुरू की सीजीएल की, तो पहले दिन से ही मैंने प्रीवियस ईयर के सारे मेंस के टेस्ट सीरीज सारे खरीद के ले आया, जो प्रीवियस ईयर के सारे थे। वो सब दुकानों पे वहां मिलते थे कि प्रीवियस ईयर के सारे सेट हैं, 2013, 14, 15 सबका उठा के ले आया मैं। और मुझे पता चला कि ये अगर मैं प्री की तैयारी करूंगा और फिर मेंस की अलग से तैयारी करूंगा तो इसमें मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा और मैं सेल्फ प्रिपेयर हो नहीं पाऊंगा। ऐसे मेंस का करूंगा तो प्री का ऑटोमेटिक मेरा प्रिपेयर हो जाएगा, मैथ और इंग्लिश दोनों। तो प्रीवियस ईयर ले आता था मैं सर। और अब 2 घंटे के टाइम में मैं पूरा कोई एक सेट करता था, 2 घंटे में प्रॉपर स्टॉप वॉच लगा के फोन में, और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, उसको एग्जाम की तरह ट्रीट करता था और पूरा प्रॉपर उसको देता था। जो 2 घंटे में पूरा सिलेबस वो मेरा कंप्लीट कराता था। मुझे बुक नहीं पलटनी पड़ती थी कि ये टॉपिक देखना, वो टॉपिक देखना। अब जो क्वेश्चन उसमें से नहीं आते थे, उनके लिए मैंने रजिस्टर रखे थे, उनको नोट करता था क्वेश्चन। और फिर अगर दोबारा ट्राई करता था, टाइम लेके ट्राई करता था, फिर भी नहीं होते थे तो वो टॉपिक में बुक में खोलता था। बुक के लिए, एडवांस मैथ के लिए राकेश यादव सर की बुक ले रखा था, और अरिथमेटिक के लिए
बहुत सारी बुक थी, दोस्त यार की थी, किसी की भी कोई भी उठा के देख लेता था कि ये बुक में कैसे सॉल्व कर रखा है इसे। तो ये तरीका था कि मॉक टेस्ट देना, और उससे जो क्वेश्चन ना आए उसको नोट करता था मैं, और उसको 2-3 दिन 4 दिन वैसे क्वेश्चन ढूंढता रहता था, कैसे क्वेश्चन और कहाँ है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता था। फिर ये एक स्ट्रेटजी थी। इंग्लिश के लिए बिकॉज आप हिंदी माध्यम से हैं और इंग्लिश आपके लिए एक साइकोलॉजिकली आपको पता था कि आप हिंदी में इंग्लिश में कमजोर हो, कॉलेज में भी आपने इतना सफर किया इंग्लिश को लेके, तो इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस कैसे आपका बिल्ड हुआ कि यार इंग्लिश भी अब मेरी इंप्रूव हो चुकी है, अलग अलग चीजें होती हैं, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, कैसे इस पे आपकी कमांड बनी कि एक कॉन्फिडेंस आया कि यार अब इंग्लिश में भी अच्छा होगा मुझसे? हाँ, तो वो उसके लिए सर वही सेम स्ट्रेटजी थी, मैथ वाली स्ट्रेटजी थी उसके लिए भी, कि मॉक देना। मैं मेंस का सेट देता था या प्री का सेट देता था। स्टार्टिंग में मेरे कभी 5 नंबर प्री वाले सेट में आते थे, कभी 6 नंबर आते थे इंग्लिश में, और मेंस के सेट में कभी 15 नंबर आ रहे हैं, कभी 35 नंबर आ रहे हैं, कभी 45 नंबर आ रहे हैं। मतलब इतनी वीक थी मेरी इंग्लिश। तो इसके लिए अब सारे सोर्सेज मैंने यूज किए। एक तो नीतू मैडम की क्लास थी, और दोस्त यार थे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी होती है। तो मैं अगर 4 वोकैब रटता था अगर मैं किसी दिन, तो उनसे जाके पूछता था, और उनसे पूछता बोलता था कि मुझसे पूछो वोकैब, तो वो पूछते थे मुझसे, तो वो मैं नोट करता था बुक में अपने कॉपी में। वोकैब सब मतलब कंबाइन करके ऐसे करता गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये था सर, मेरा न्यूज़पेपर काम आया। जब मैं न्यूज़पेपर मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मैं पढ़ता था उसे, मुझे मतलब से मतलब ही नहीं था कि न्यूज क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे मुझे बिल्कुल मतलब नहीं था, मुझे इंग्लिश से मतलब था। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर लेता था या इंडियन एक्सप्रेस लेता था, वहीं से मुखर्जी नगर के चौराहे पे बेचते रहते हैं रोड के किनारे, और बैठ के उसको पढ़ता रहता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही न्यूज में पढ़ पाता था 1-1 घंटे में, लेकिन उसमें जितनी भी वोकैब मुझे नहीं आती थी उसको मैं डायरी में नोट करता था। पहले उसकी हिंदी में मीनिंग लिखता था, और ऐसे करते करते वो देखा मैं डायरी मेरी भर गई 2 महीने में, डायरी भर गई। फिर दूसरी डायरी मुझे खरीदनी पड़ी। वो भी जब पहली डायरी भर गई, उसको मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और एक एक पन्ने को उसको मैं देखता रहता था, और राह चलते हुए कहीं जा रहा हूँ बाहर, कहीं खेल रहा हूँ तो जेब में एक पर्चा रख लिया, कहीं बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ तो एक पेज उसमें फाड़ के रख लिया। तो वो करते करते मतलब वोकैब रटता ही गया। मैं वोकैब लास्ट दिन तक रटा हूँ वोकैब। मतलब ढूंढता था कि वोकैब मुझे कहाँ मिल जाए। वो भी ऐसे मुखर्जी नगर में पर्चे फेंकते रहते थे कि ये 100 वर्ड हैं, इनको कैसे सीखे 2 मिनट में। वो पर्चे इकट्ठे करके मैंने कम से कम 200 पर्चे वैसे इकट्ठे कर रखे थे, और सब रटता था, सब अपने दीवालों पर चिपका रखा था जहां सोता था मैं। सुबह उठ के सबसे पहले वोकैब्स देखता था मैं। वोकैब्स पे धीरे धीरे मेरी कमांड बनने लगी। तो जब फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ता था तो समझ में आता था क्या कह रहा है ये। तो फिर जब मॉक उसके बाद सॉल्व करता था तो एटलीस्ट मेरे वोकैब वाले पोर्शन सही होने लगे। कुछ चीजें फ्रेजल वर्ब थी, इडियम फ्रेज थे, ये चीजें नहीं समझ में आती थी, बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो इन चीजों के लिए फिर मैंने एक एसपी बख्शी की बुक आती है, उस बुक को लिया, और उसमें से सारा मैं फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेज सारे रट डाले। वो एक दिन में नहीं हुआ, ये प्रोसेस चला मेरा लगभग 6-7 महीने का। एरर फाइंडिंग, क्लोज टेस्ट, इन सब की मैं सबको मतलब प्रॉपर टाइमिंग दे रखा था कि सबको सब कुछ मुझे एक दिन में सारा सब कुछ जितना सिलेबस है मुझे सब टच करना है। पढ़ना नहीं है तो कम से कम इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे गलत ही करूं मैं, चाहे कुछ भी ना कर पाऊं, इनको देखना जरूर है मुझे। विक्रम, जनरल स्टडीज का सेक्शन हर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सडन चेंज होता है जीएस में, कि जहां लॉजिक का रोल नहीं है, कहीं ना कहीं रटना है बहुत कुछ। कैसे आपने तैयार किया जीएस का सेक्शन? जब लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं देखता हूँ, जो खासकर सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, वो पूरा मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरी हिस्ट्री की ग्रंथि उठा के ले आते हैं। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का पूरा ग्रंथ उठा के ले आएंगे।
क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 20-25 आते हैं, 25 अब तो आते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने स्मार्ट वर्क किया था एक। तो इनका स्पेशल नहीं था कि जीएस से हिस्ट्री से इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिक्स से इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से ऐसे आ रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड था, कभी करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है, कभी स्टैटिक जीए आ रहा है। तो इसके लिए मैंने सर बड़ी बड़ी किताबों को छोड़ के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए थे वो तैयार किए, पहले उनका पैटर्न देखा कैसे आते हैं ये। और एक पत्रिका आती थी टारगेट की, छोटी सी आती थी 15-20 रुपए की, वो हर सब्जेक्ट की अलग अलग पत्रिका थी। ये साइंस का अलग है, हिस्ट्री का अलग था। तो वो पत्रिका बहुत ही यूजफुल मेरे लिए साबित हुई। और वो पत्रिका पढ़ने में मजा आता था, न्यूज़पेपर की तरह लगता था और दिमाग में बैठता था। तो वो पत्रिका मैंने रटी खूब। और जो चीजें ऐसे पत्रिका से लगता था कि पूरी नहीं हो पाई, उनकी मैं बुक खरीदा। उसमें मुझे एक इंटरेस्ट बन गया पढ़ने में। जियोग्राफी थोड़ा इंटरेस्टेड लगा, जियोग्राफी मैंने पढ़ना थोड़ा स्टार्ट किया। जियोग्राफी की एनसीईआरटी की किताबें खरीद के लाए 11वीं और 12वीं। वो बस इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था, लेकिन वो काफी हेल्पफुल हुई। और जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन मुझसे उससे छूटा नहीं कभी, एसएससी सीजीएल में या सीपीओ में। और उसके बाद ये एक बुक आती थी, स्पेक्ट्रम की बुक थी, वो भी मैंने पढ़ी पूरी। इसमें टाइम देना पड़ा सर, जीएस में मुझे मतलब काफी टाइम, इंग्लिश के बाद तो इसी में टाइम देना पड़ा है ज्यादा। तो ये लूसेंट भी आपने पढ़ी थी क्या विक्रम? लूसेंट भी पढ़ी थी सर, लूसेंट भी पढ़ी मैंने स्टार्टिंग में। तो लूसेंट का ऐसा आया सिस्टम कि मैं मॉक देने जाता, वो सब वीकली टेस्ट होते थे, एसएससी ट्यूब कराती थी, केडी कैंपस वीकली टेस्ट कराता था, पैरामाउंट कराता था। इन सब का एक दिन बाद मैं जाके खरीद के ले आता था, 10-20 रुपए का देते थे ये टेस्ट। तो उसमें देखता था मैं कि ये क्वेश्चन लूसेंट वाले जो हैं ज्यादा रहते नहीं है इसमें। तो मुझे लगा शायद पैटर्न में कुछ बदला है, लूसेंट के कुछ मैच नहीं करते हैं अब। पहले वही स्टार्टिंग में पढ़ा था, लूसेंट ही लिया था। लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा फायदा मुझे दिखा नहीं लूसेंट से, क्योंकि हाँ उससे वन लाइनर की तरह है सर, वो पूरा रटना पड़ता था, उसमें इंटरेस्ट बनता नहीं था। एक पेज पढ़ो दूसरा भूल जाओ, तो उसमें वो बन नहीं रहा था रिदम। तो वो बुक मैंने पढ़ी, लेकिन मजा नहीं आया उसमें मुझे। तो जैसे कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे कि उस सेक्शन की आपने तैयारी कैसे करी। जैसे पॉलिटी का आपने कैसे तैयार किया विक्रम? वही पहले टारगेट की बुक ले आया मैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा जानने की इच्छा हुई कि ये पार्लियामेंट क्या है, कैसे एमपी होते हैं, एमएलए कैसे होते हैं, ये सब क्या होते हैं। तो पॉलिटी की जो स्पेक्ट्रम वाली बुक बता रहा हूँ उसमें पूरा पढ़ा मैंने। स्पेक्ट्रम की बुक थी, उसका पूरा जितना भी था सब कुछ रट डाला उसमें, पॉलिटी का कनेक्ट कर गया था थोड़ा उससे। और न्यूज़पेपर में थोड़ा उससे मिलता था कि ये आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर पे मैं काफी फोकस कर दिया था। डेली 2 घंटे न्यूज़पेपर को, उससे मेरी इंग्लिश भी, जीएस भी, और डेली 4-6 क्वेश्चन तो न्यूज़पेपर में रहते ही हैं पॉलिटी के। ये आर्टिकल कहाँ यूज हुआ, वो आर्टिकल कहाँ यूज हुआ। तो जो भी मुझे पॉलिटी का उसमें मिलता था उसको मैं कट करके पेस्ट कर लेता था न्यूज़पेपर से। और ये इकोनॉमी कैसे तैयार किया आपने विक्रम? मुझे याद नहीं आ रहा उसके बारे में स्पेसिफिक, क्योंकि वो फोटो कॉपी थी, पता नहीं ऐसे टारगेट करके बना रखे थे फॉर सीजीएल एसएससी के लिए। तो वो ले आया और उससे बेसिक चीजें मैं सीखा उसका। और जो साइंस का पोर्शन होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपने कैसे तैयार किया? फिजिक्स केमिस्ट्री ये था, साइंस का बैकग्राउंड था मेरा। तो काफी हद तक चीजें, जो चीजें उसमें बेसिक चीजें सीजीएल में पूछते थे, तो वो चीजें तो पता थी मुझे, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। केमिस्ट्री में थोड़ा थी कि एसिड थोड़ा पूछते थे, किसमें कौन सा एसिड होता है, तो वो चीजें थोड़ा रटी थी मैंने। वो लूसेंट की एक साइंस की बुक आती थी, उसके लिए मैंने लूसेंट की बुक ली थी। अच्छा, लूसेंट की साइंस की बुक आपने करी थी, ठीक है। और इसके बाद विक्रम जो सेक्शन है आपका रीजनिंग का, उसकी क्या स्पेसिफिक तैयारी आपने कुछ करी थी या फिर कैसा था? मतलब रीजनिंग को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। इग्नोर तो नहीं किया था सर, इग्नोर नहीं किया था। इग्नोर तो मैं कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अच्छा कर दूं और दूसरे सब्जेक्ट में एवरेज या बिलो एवरेज रह जाता, फिर काम नहीं बनता। क्योंकि 2016 में मेरे साथ यही हुआ था। प्रिपरेशन तो मैंने की थी और खूब ज्यादा मैंने फोकस कर दिया इंग्लिश पर और मैथ में। बाकी जीएस और रीजनिंग मेरी गड़बड़ कर गई, उसकी वजह से मेरे नंबर कम आ गए थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2016 में।
ये गलती मैंने 2016 में ये समझ में आया कि सबको एडवांटेज देना है, कोई टफ कोई इसमें इजी नहीं है, सब में स्कोर करना जरूरी है। 2016 वाले एग्जाम में आप किस स्टेज से बाहर हो गए थे विक्रम? 2016 के एग्जाम में सर प्री में मेरा 137 नंबर था, जस्ट कट ऑफ क्लियर किया था मैं, उस टाइम कट ऑफ भी 137 नंबर थे। मेंस में मैं वही मेरी प्रिपरेशन थी कि पहले दिन से ही मैं मेंस का सेट लगाता था 2016 में ही, उसका एडवांटेज मुझे मिला था। तो मैथ में मेरे 179 मार्क्स आ गए थे और इंग्लिश में 146 मार्क्स आ गए थे। ओवरऑल मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा नहीं हुआ था। अच्छा, कोई चीज मिली नहीं थी, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज तक गए थे। ओके ओके। तो हम लोग विक्रम वही रीजनिंग के स्टेज में थे कि रीजनिंग की तैयारी जो थी वो उसके बारे में आप बता रहे थे। सर रीजनिंग सब इग्नोर करते हैं, और रीजनिंग है सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग और सबसे ज्यादा मतलब फोकस करने वाली चीज है ये, क्योंकि मैथ इंग्लिश सब करते हैं और सबका तैयार रहता है, सब उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। रीजनिंग को सब लाइटली लेते हैं। रीजनिंग का ऐसा फंडा है सर कि जितना कम आप इसमें टाइम लगाएंगे उतने आपका अच्छा एग्जाम होगा, उतना अच्छा एग्जाम होता है। और रीजनिंग के लिए कभी कभी होता है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग पजल कर जाते हैं और उसी में टाइम बेकार कर देते हैं अपना। तो वो चीजें मैंने नहीं दोहराई और प्रैक्टिस खूब की रीजनिंग की मैंने, उसमें टाइम कैसे कम से कम लगाया जाए। चाहे टारगेट ये नहीं किया था कि 50 में 50 नंबर आए, मेरे टारगेट ये था कि इसमें कम से कम टाइम देना है, जो भी क्वेश्चन हो मुझे कम से कम देना। अगर टाइम मेरे पास बाद में बचेगा एग्जाम में तो मैं जो क्वेश्चन इसमें नहीं होगा वो बाद में देखूंगा। तो प्रैक्टिस खूब किया था इसकी। मैं कोई बुक स्पेसिफिकली नहीं लिया था, प्रीवियस ईयर और यही मॉक टेस्ट वगैरह से प्रैक्टिस किया था इसकी। और टारगेट ये था कि सर 25 क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं कैसे 15 मिनट में कैसे कंप्लीट करूं रीजनिंग। और एग्जाम में हो भी गए थे सर, मेरा 14 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी। 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे कि वो बाद में बचे थे, उसको बाद में अटेम्प्ट किया था मैं। ओके। सो विक्रम, प्रीलिम्स के पहले आप 2017 का जब प्री होना था अगस्त में जो की हुआ था, तो उसके पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे प्री के लिए? सर ये डे फर्स्ट से जब से मैं 2016 फरवरी से प्रिपरेशन कर रहा था, मैं अगर घर गया होता था तो नहीं पढ़ता था। बाकी जब भी यहाँ रहा हूँ मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए, जब भी अवेलेबल था तो मैं डेली मॉक टेस्ट देता था, डेली बेसिस पर देता था। तो वो गिनती मैं नहीं बता पाऊंगा कितने मॉक टेस्ट दिया हूँ, जितने भी मुझे मिले सारे दिया, मैं डेली दिया हूँ। मॉक टेस्ट मैं डेली दिया हूँ। ओके। तो प्री का जब एग्जाम हुआ तो प्री के एग्जाम में विक्रम आपका क्या सेक्शन वाइज डेफिनेट ऑर्डर था? मैं इस सेक्शन को पहले करूंगा, फिर ये फिर ये फिर ये, और कितना कितना टाइम आप उस, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एग्जाम मैनेजमेंट, एग्जाम स्ट्रैटेजी, वो क्या थी आपकी? एग्जाम मैनेजमेंट, ये सर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। एग्जाम स्ट्रेटजी, ये बहुत ही लोग इसमें मतलब कंफ्यूज रहते हैं कैसे क्या किया जाए। इसके लिए मैंने जो किया था और वो बड़ा सही तरीका मुझे लगा कि क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करता था मैं। कोई भी सेक्शन हो, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो, उसमें सेक्शन वाइज ही थे कि रीजनिंग एक साइड है, मैथ एक साइड है, इंग्लिश एक साइड है। वैसे कोई उसमें बबलिंग नहीं कर रखे थे कि इधर उधर क्वेश्चन कर रखे थे। जो भी मेरे सामने आया, मेरे सामने रीजनिंग पड़ा था तो मैंने रीजनिंग से शुरू की थी क्वेश्चन की पेपर सॉल्विंग। और कोशिश ये रहता है कि सर कि जो क्वेश्चन में मैं लग रहा था कि ये तुरंत हो सकते हैं मुझसे, विद इन सेकंड हो सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में, उनको करता जाऊं। बाकी जो लग रहा था कि सोचना पड़ेगा उनको मैं स्किप करता था। स्किप करके कि एटलीस्ट कुछ टाइम बचा रहे मेरे पास और सारे क्वेश्चन में टच कर ले जाऊं। तो ऐसे करते करते मुझे पता चला कि 40 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन पे पहुंच गया और मेरे 15-20 क्वेश्चन बचे हुए थे। और वो 15-20 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि वो अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब वो मॉडरेट से डिफिकल्ट थे, इजी नहीं थे वो। तो उसके लिए मुझे इतना टाइम मिल गया कि मेरे पास बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि इनको आराम से कर ले जाऊंगा मैं, और उससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ी। और हाँ, ये बड़ा फायदा किया कि सारे क्वेश्चन ऐसे लोग करते हैं कि मतलब कि शुरू कर दिया तो एक एक करके नहीं हो रहा है, तब भी उसी में उलझे हुए हैं, आगे तभी बढ़ूंगा जब ये हो जाएगा। सो विक्रम, आपने कितने क्वेश्चन प्री में अटेम्प्ट किए थे?
प्री में सर मैंने किए थे 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। और इसमें क्या सारे और क्वेश्चन ऐसे थे जो आप 100% श्योर थे, या आपने कुछ कैलकुलेटेड गेस भी मारे थे? गेस नहीं मारा था सर, गेस नहीं मारता था मैं, एक्यूरेसी पर पूरा डिपेंडेंट रहता था कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन हो। गेस नहीं मारता था मैं, तो कभी जैसे गेस पे जीएस के भरोसा कुछ नहीं सवाल किया। होंगे ना, लेकिन जैसे जीएस में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या आंसर है, तो दो ऑप्शन कई बार हाँ लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, तो बाकी दोनों ऑप्शन में हाँ चूज हाँ। करते थे आप या छोड़ देते नहीं थे? उसमें उस नहीं, उसमें भी रिस्क नहीं लेता था मैं सर, बिल्कुल रिस्क नहीं अच्छा, लेता था। नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। ओके। सो प्री में आपका टोटल स्कोर कितना आया था विक्रम? प्री में सर 173 मार्क्स थे मेरे। 173 मार्क्स, राइट राइट। सो प्रीलिम्स के बाद विक्रम जब आपके मार्क्स आए, तो एक साल पहले 3 और 7 जो था वो आपने उल्टा कर दिया इस साल, ठीक है? उल्टा कर 137 से दिया सर, ये 173 हो ये गया, मेरे, राइट? हाँ सर ये मैंने नहीं दैट्स सोचा वंडरफुल। था। राइट राइट। तो ये एक कितना बड़ा रिलीफ होता है कि यार इस बार मेरे नंबर बड़े अच्छे हैं, ठीक है? प्री में तो मेरा कहीं ना कहीं चांस अपने आप बढ़ गया, लेकिन इसका प्रेशर भी होता है, अच्छे मार्क्स का भी प्रेशर होता है यार कि अब खराब ना करें इसको, ठीक है? तो क्या हाँ हाँ। मेंटालिटी थी उस समय, और कैसे आपने स्ट्रेटेजाइज किया अपनी मेंस की प्रिपरेशन को? मैं मेंस की तैयारी के लिए, वो सबसे हार्डेस्ट पीरियड था मेरी लाइफ का सर। पढ़ा था कहीं इसको कि तूफान के पहले सन्नाटा होता है, तो वो चीजें मैं हमेशा ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो बहुत ही हिलाने वाली स्थिति होती है उससे पहले, कि आदमी को पेशेंस रखना पड़ता है उस टाइम। तो घर वालों ने ऐसे एक दिन बोल दिया कि मैं पैसे के लिए कुछ डिमांड किया कि मुझे कुछ मटेरियल चाहिए हुआ था, कि जरूरत थी किसी चीज की, कि कोचिंग वगैरह कहीं कर लूँ मेंस के लिए, या लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, कुछ कर लूँ, ऐसे कुछ जरूरत थी। तो घर वालों ने बोला कि इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे, मैं इतने में खर्चा अगर चला सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ दो, नौकरी कहीं कर लो अपनी। तो मैं बोल दिया गुस्से में कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे मत दीजिएगा पैसा। तो फिर मैं 2-3 महीने तो ऐसे चलता रहा। फिर मुझे फ्रस्ट्रेट था थोड़ा कि कहाँ पैसे मिले, कुछ करना पड़ेगा पार्ट टाइम। तो मुझे लगा कोचिंग इतनी सारी है यहाँ पर, किसी में कुछ कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ किसी के डेस्क पर, एडमिशन करते हैं, कुछ मिल जाएगा वहां से। तो सबके यहाँ गया मैं, केडी कैंपस गया, पैरामाउंट गया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है सबके पास गया कि मुझे कुछ दे दो यहाँ करने के लिए। तो कोई कंटेंट डेवलपर का टेस्ट लिया, कोई कुछ किया। केडी कैंपस में कंटेंट डेवलपर का टेस्ट लिए तो उसमें मैं पास हो गया मैथ के लिए। तो वो बोले कि मैं 12,000 रुपए दूंगा और तुम्हें 12 घंटे का टाइम देना पड़ेगा यहाँ। तो ऐसा कुछ था, उन्होंने ऐसे कुछ बोला, तो मैं सोचा 12 घंटे यहाँ दूंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे। तो एक मेरा दोस्त था कैरियर पावर में, वो पहले काम कर चुका था। तो उसने बोला, सजेस्ट किया कि आप अगर पैसे कमाना चाहते हो ऐसे, तो वहाँ कुछ कर लो जाके कंटेंट डेवलपर का। तो उसका कुछ लिंक वगैरह था, दोस्त यार वहाँ काम कर रहे थे, तो वहाँ मुझे वो मैथ में कंटेंट डेवलपर के लिए लगवा दिया, बात करके टेस्ट वेस्ट तो लिए वो। तो मैं वहाँ मेंस के पहले, प्री के बाद ही, मैंने एग्जाम देने के बाद ही वहाँ स्टार्ट, मतलब 2 महीने बाद शुरू किया काम। तो वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट मिला सर कि वहाँ लोग क्वेश्चन डेवलप कर रहे थे, क्वेश्चन अच्छी अच्छी बुक मिल, सबसे बड़ी बात मुझे बुक मिल गई, सब बढ़िया बढ़िया बुक मिल गई, मटेरियल मिल गया। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप मिल गया मुझे, और सोर्सेज मिल गए कि ये नेट मिल गया मुझे, कोई चीज सर्च करना है, देखना है ऑनलाइन मटेरियल। तो वहां से भी मैंने काफी चीजें, काफी उसको यूज किया मैंने, उस प्लेटफॉर्म को। वहां से मैं रखा था, वहां से मैं डेली इंग्लिश का कुछ ना कुछ प्रिंट आउट निकाल के, क्लोज टेस्ट का या जीएस का निकाल के लेके आता था, तो उसको पढ़ता था। और मैथ का तो मैं उसमें कंटेंट में कुछ कर ही रहा था, तो डेली डेली क्वेश्चन वहां मुझे मिलते थे। वहां मेरी दिन भर प्रैक्टिस ही चलती थी। नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, लोग बना रहे हैं, उसको मैं प्रूफ रीड कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कैसे क्या मटेरियल है। फिर धीरे धीरे खुद क्वेश्चन फ्रेम करने लगा बुक में देख के। तो वहाँ मेरी एक मैथ में, मतलब बहुत ही बढ़िया मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ मिला। लेकिन वो मुझे लगा कि कैरियर पावर में मुझसे काम ज्यादा करा रहे हैं और पैसे कम दे रहे हैं। तो बाद में ऐसा रियलाइज हुआ, क्योंकि मुझसे कम काम करने वाले और मुझसे जो कम डेडिकेटेड थे, उनको खूब पैसे दे रहे थे, मुझे 15-16 हजार 14 हजार ऐसे रुपए दे रहे थे। और मैं मुखर्जी नगर से निर्माण बिहार जाता था उस टाइम, तो डेली का खर्चा 300 रुपया हो जाता था। लेकिन मैं खुश था, उसमें भी घर से लेना नहीं पड़ रहा है,
तो मेंस से लगभग 1 महीने पहले ऐसे कुछ बात हो गई उनके एचआर से पैसे को लेकर कि मुझे बढ़ाइए, मेरा खर्चा चल नहीं रहा है इसमें। तो उन्होंने बोला बढ़ाऊंगा, और बढ़ाया नहीं, तो मैं उनकी नौकरी छोड़ दिया सर। और फिर मैं सोचा कि 1-2 महीने की बात है, मेंस हो जाएगा मेरा, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, 1-2 महीने में उधार लेके पढ़ लूंगा। फिर मैंने 1-2 महीने बैठ के, 1 महीने बचे हुए थे मेंस में, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाए और डेली लगाए। कभी कभी ऐसा होता था कि मैथ के 2-2 सेट लगाना, इंग्लिश के 2-2 सेट लगाना, सिर्फ मॉक देना और कुछ नहीं करना। जहां फंसता था उस टॉपिक को खोल के देखता था मैं, और ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना। इंग्लिश के लिए मैंने कम से कम दिए होंगे 500 मॉक टेस्ट। ओके, वंडरफुल। मेंस के 500 मॉक टेस्ट मैंने इंग्लिश के दिए हैं। और स्टार्टिंग ऐसे हुई थी सर मेरी 173 नंबर प्री में होने के बाद कि मेरे स्टार्टिंग के लगभग 15-20 मॉक में 70-80 मार्क्स आ रहे थे। लेकिन मैंने जहां गलती होती थी, जिस क्वेश्चन में गलती होती थी, पूरा टॉपिक रिवाइज करता था। और ग्रामर ऐसा हो गया था कि एक ही दिन में मैं सारे टॉपिक रिवाइज कर सकता था 2-3 घंटे में। इतना मैं रिवीजन उसका कर चुका था, मतलब मैं खुद नहीं मतलब बता सकता हूँ कितना रिवीजन उसका किया था। डेली हर एक टॉपिक का रिवीजन करना। तो वो ऐसे दिमाग में, मतलब मैं देखता था, पन्ने पलटता जाता था, मेरे दिमाग में सब कुछ रिमाइंड होती जाती थी। तो इस लेवल तक की मैंने मेहनत की इंग्लिश में। तो मेंस का जो एग्जाम बार बार विक्रम डिले हो रहा था, तो उस समय क्या दिमाग में चल रहा था आपके? आप खुश थे या? तो वो मेरे लिए पॉजिटिव था सर, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक था और उसको मैं बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। क्योंकि अगर एग्जाम पहले थोड़ा हो जाते तो शायद मैं थोड़ा और पीछे ही रह जाता। मैं इतने अच्छे नंबर मेरे नहीं आते। मुझे टाइम मिलता गया और मैं खींचता गया अपने आप को, उसको यूटिलाइज किया पूरा। मैंने पूरा यूटिलाइज किया। इसीलिए कह रहा हूँ कि 500 से ज्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। जितने भी मार्केट में मॉक टेस्ट अवेलेबल थे सब मैंने दिए, सारे ले आए। प्रीवियस ईयर, किसी के भी कोई भी टीचर हो, कुछ भी हो। इवन मैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सर बैंकिंग का भी एग्जाम देने लगा। प्रिपरेशन के सिर्फ इंग्लिश मुझे चेक करना है अपना। तो विक्रम, आपका जो मेंस वाला एग्जाम हुआ था, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि मेंस का एग्जाम देने का जो तरीका है और प्री का एग्जाम देने का तरीका है, इसमें क्या एक महत्वपूर्ण अंतर है जो एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वहां 4 सेक्शंस होते हैं, यहाँ एक ही सेक्शन है, पर उसमें बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी मेंस की? और जो पेपर का रिव्यू है, वो आपका एग्जाम किस दिन था, और पेपर के रिव्यू से आपको क्या चेंजेस आपने अपनी स्ट्रैटेजी में किए, अगर आपका एग्जाम बाद में था तो? सर एक तो रिव्यू में देखता नहीं था कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। रिव्यू में देखता नहीं था। उससे थोड़ा ये होता था सर कि एक प्रेशर बनता था कि यार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मुझे आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर वो माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यार ये चीज मैंने कम पढ़ी है, ये चीज मैंने ज्यादा पढ़ी है, और इसका रहा है। तो फिर से बुक खोलना, फिर उसमें पजल कर जाना कि यार वो लास्ट मोमेंट होता है सर। एक लास्ट मोमेंट होता है, तो उसमें मैं रिव्यू देख लेता था कि हाँ चलो ठीक है, इतना इतना इसमें अटेम्प्ट किए हैं लोग, इतना एवरेज अटेम्प्ट है, इतना कर सकते हैं। तो इतना ही देखता था, बाकी ये नहीं देखता था किस टॉपिक से क्या आ रहा है, कौन सा टफ आ रहा है, कौन सा इजी आ रहा है। तो आपका एग्जाम किस डेट में था विक्रम? वो सर 21 फरवरी वाली बात था कि जिसमें री एग्जाम जिसका हुआ था। अच्छा, मैथ का री एग्जाम होता। तो मैथ का जो री एग्जाम था वो विक्रम आपके लिए अच्छा रहा या बुरा? वो सर बुरा रहा मेरे लिए। वो बुरा रहा मेरे लिए। री एग्जाम जो हुआ था उसमें ऐसा बुरा रहा कि उसमें इतने क्वेश्चन गलत आए हुए थे कि वो दिमाग खराब कर गए मेरा। उस वजह से मैंने 3-4 क्वेश्चन में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहे हैं। उस वजह से। और जो तो नहीं तो अदरवाइज मैथ में इतना प्रैक्टिस कर चुका था कि बहुत अच्छे स्कोर उसमें कर सकते थे हम। तो पेपर देने की स्ट्रैटेजी क्या थी? जैसे मैथ में आप सेम स्ट्रैटेजी थी प्री वाली की, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे? कैसे प्लान किया था आपने पूरा अटेम्प्ट? एक तो सर सबसे बड़ा प्लान इसमें यह है कि प्रिपरेशन सब करते हैं, एक ही जैसी करते हैं, और लोग टारगेट कर लेते हैं पहले से ही कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, इतने नंबर लाने ही लाने हैं।
तो मैंने कभी टारगेट नहीं किया कि मुझे इतना करना ही करना है, 100 क्वेश्चन है तो मुझे 80 करने ही करने हैं। ये टारगेट मैंने कभी नहीं किया। मैं ये सोच के जाता था कि जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाएंगे करूंगा, और उसको मैं ध्यान से करूंगा, इस चक्कर में गड़बड़ी नहीं करूंगा कि मेरे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखता था कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे पूरा, और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता था वही कि जो मैं 3 क्लासिफिकेशन करता था क्वेश्चंस की। एक तो जो देख के आंसर मार सकता था, देखा और थोड़ा सा पेन चलाया और आंसर किया, और दूसरा क्वेश्चन कि उसको पता है तुरंत हो जाएगा लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा मुझे करना पड़ेगा, और तीसरा जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये 3 तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो जो मुझे लगता था कि ये तुरंत हो रहा है उसको तो मैं करते करते लास्ट तक पहुंच जाता था, वो अटेम्प्ट हो जाते थे। ऐसे क्वेश्चन 60 प्लस रहते हैं सर, 60 प्लस क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, और 20-25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उसमें आपको मतलब थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। एफर्ट लगाने का मतलब कि उसमें सर 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसे लगते हैं। वो क्वेश्चन मैं करता था कि आराम से बिल्कुल कूल होके, प्रेशर ना लेते हुए वो क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करता था। और जो बीच में मिलते थे कि इसमें सोचना पड़ेगा, सोचने वाले क्वेश्चन ज्यादातर होते थे एडवांस मैथ के सर, ज्योमेट्री वगैरह के, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उनको स्किप करता जाता था। और फिर उसके बाद मैं देखता था कि लास्ट में जब मैंने किया, ऐसे करते करते मेरे 70 क्वेश्चन लगभग हो गए थे और मेरे पास 40 मिनट बचे हुए थे। 70 क्वेश्चन हो गए थे, मेरे पास 40 मिनट बचे हुए। और फिर अब एडवांस मैथ के क्वेश्चन कभी कभी उसमें ऐसे थे, कई कई ऐसे क्वेश्चन कि जो मुझे लग रहा था सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया और तुरंत आ गया उसके आंसर। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे मेरे निकल गए कि वो 5-7 मिनट में हो गए। फिर मेरे पास आधे घंटे में सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे हुए थे, और मैं कूल माइंडेड होके उसको किया। तो उसमें ऐसा हो गया कि 10 क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन गलत थे उसमें सर, क्योंकि किसी का आंसर नहीं मैच कर रहे थे, किसी में मिसप्रिंट था, किसी में पूछ क्या रहा था और बता क्या रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था। तो उसमें लटका और थोड़ा सा टाइम उसमें मेरा लॉस हुआ। और मैं उसी में एक जगह गलती किया था कि मैं स्किप नहीं किया उन क्वेश्चनों को, उसी में थोड़ा सा उलझ के 3-4 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे लास्ट। तो विक्रम, आपके फाइनल मार्क्स कितने आए मेंस में? मेंस में सर मैथ में 187 मार्क्स थे। ओके, वेरी गुड। और इंग्लिश में 175 मार्क्स थे। 175। फाइनली आपने इंग्लिश को भी फोड़ दिया, राइट? इंग्लिश को फोड़ दिया नहीं सर, इंग्लिश से मैं मतलब बड़ा प्राइड फील करता हूँ अब तो, 2-4 वर्ड में इंग्लिश बोल भी लेता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विक्रम, मेंस के बाद कितना रिलैक्स था आपका दिमाग? क्या घर वालों से फिर ठीक से बात की आपने? अब घर वालों से सर मैं ठीक से ही बात करता था। घर वालों से मैं उनको अपनी जगह रख के सोचता था सर, कि सारी सिचुएशन मुझे पता थी, तो वो अपनी जगह रख के सोचता था, और उससे मुझे एनर्जी मिलती थी, उससे मुझे निगेटिविटी नहीं मिलती थी, उससे मुझे एनर्जी मिलती थी कि मेरे घर वाले एटलीस्ट मेरे बारे में सोचते तो है, नौकरी करिए। तो कब आपने उनको बताया कि अब सिलेक्शन लगभग पक्का है? मैंने उनको कुछ नहीं बताया सर, उनको कुछ नहीं बताया। उसी बीच उनको कुछ बताया नहीं मैं। उस बीच में एग्जाम देता रहता था, कभी डीडीए का एग्जाम था, कभी बैंकिंग के सारे एग्जाम मैंने दिए थे, सब एग्जाम देता था मैं, ये होने के लिए कि नहीं मुझे नौकरी ही चाहिए इसमें। मैं सर सीरियसली बताऊं, मुझे फेल करने में बड़ा मजा आता है। अरे वाह। फेल होने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लोग दुखी होते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। आज भी अगर मैं कोई काम करता हूँ, अगर पहले अटेम्प्ट में हो जाता है तो वो सुकून नहीं मिलता है मुझे। पहले मतलब कहीं ना कहीं आपको फाइट करके चीजें पकड़ने में ज्यादा मजा आता है। चैलेंजिंग चीजें अच्छी लगती है सर। सो विक्रम, टीयर 3 की तैयारी फिर कैसे की आपने? क्या प्रोसेस था टीयर 3 का, थोड़ा बताएं। टीयर 3 के पहले सर मैंने ऐसे एक 2015 में वैकेंसी आई थी आरआरबी एनटीपीसी 2015 की, तो उसका भी एग्जाम मैंने दिया था और ईश्वर की कृपा से उसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा। उस टाइम स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया था मैं। पोस्टिंग नहीं हुई थी सर, वो उसके प्रोसेस चल रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह ये सब चल रहे थे। और ये जून की बात है सर, उस टाइम जून में उसके कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्राम था 2018 जून में। तो
उस टाइम मैं घर 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 ही रहने लगा था, यहाँ आके अपने घर पे ही आ गया था। दिल्ली में जब मेंस हो गए थे मेरे, मार्च में खत्म हो गए थे 2018 में मेंस एग्जाम। तो उसके बाद मैं घर चला आया था। तो आरआरबी एनटीपीसी का एक निकल गया था, उसका मेडिकल वगैरह बचा था, तो रिलैक्स था मैं कि चलो एक नौकरी तो है हाथ में, अभी ये कर लेंगे अगर कहीं कुछ नहीं होगा तो। और मेंस भी अच्छा हुआ था, तो एक्सपेक्टेशन इससे भी थी कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस बार। तो घर जाके मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, और जून में मुझे बुलाया गया, आरआरबी एनटीपीसी का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वहां पर बुलाया गया। और मैं वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के लखनऊ आया था। तो मेरे लखनऊ में 2 भैया रहते हैं, उन्हीं के पास आज भी मैं हूँ। और अच्छा। उनके, हाँ, तो वो उनके पास आया शाम में और खाना वाना खाया। सुबह थोड़ा उनके रूम की मैंने सफाई की, और सफाई करके मैं 10-11 बज रहे थे, लेटा था, तब तक मेरे घर से फोन आया कि मेरी सिस्टर का, कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ओह। 24 जून 2018 को सर। और वो लखनऊ में मैं इसलिए आया था कि जुलाई में मेरे टायर 3 के एग्जाम थे, कि मैं 1 महीने प्रिपरेशन करूंगा बैठ के, मटेरियल ले आऊंगा, प्रिपरेशन करूंगा। तो वो एक मतलब सर शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो बहन मेरी रो रही थी फोन पर, तो मुझे लगा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे शॉक सा लगा तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मैंने डिटेल नहीं ली। रो रही थी तो मुझे सर एक्सट्रीम समझ में आ गया कि कुछ उल्टा सीधा हो गया है। तो फिर मैं 5 मिनट बाद फोन किया चाचा के पास अपने, क्या हुआ? तो बोले एक्सीडेंट हुआ है, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं बोला कि पापा से बात कराओ। तो बोले कि अभी मैं उनके पास नहीं हूँ, कोई रिलेटिव थे, घर से थोड़ा दूर हुआ था, तो वो लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो लेकिन उनको इंजरी सीरियस थी सर, वो हॉस्पिटल से वहाँ रेफर किया गया। फिर मुझे पता चला ब्रेन में उनके इंजरी है, वहाँ हॉस्पिटल से पता चला। तो हम यहाँ केजीएमयू ट्रामा सेंटर उनको ले आए, और काफी नाजुक स्थिति थी उनकी उस टाइम। और उनका ऑपरेशन हुआ सर का, राइट साइड का, और लगभग 8 घंटे ऑपरेशन चले उनके। और घर का मैं अकेला था, मेरे चाचा हैं, कंबाइंड फैमिली है मेरी, और सिस्टर है, मम्मी है। अब सबसे बड़ा मैं था, चाचा थे मेरे, चाचा भी थोड़ा ऐसे इतने एक्टिव नहीं है, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। और जो कुछ भी था मेरे घर में, सब फादर को मेरे पता था कि पैसे कहाँ है, क्या है, उनके अकाउंट में थे। एटीएम का पिन किसी को नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो सोर्स ऑफ पैसे की कोई व्यवस्था नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरे 2-3 दोस्त जो अच्छी अच्छी जगह हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो वो मेरी बड़ी मदद किए। तो मैंने पूरा ट्रीटमेंट कराया और हॉस्पिटल में ही गुजारा सर पूरा जून। और हॉस्पिटल से ही टायर 3 का एग्जाम देने गया, 15-16 जुलाई को था या 17 जुलाई को टायर 3 का एग्जाम था। और ऐसी स्थिति थी उस टाइम सर कि मैं कहीं भी अगर बैठ जाऊं 5 मिनट तो मुझे नींद आ जाती थी, इतना कम सोने को मिलता था। तो उसमें पढ़ने बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे प्रिपरेशन का, टायर 3 का कुछ भी मैंने नहीं देखा। इवन एक टॉपिक मैंने कुछ भी नहीं देख पाया। फोन में कुछ डाउनलोड करता था, ऐसे देखने का मन भी नहीं करता था कि देख लूं क्या है, क्योंकि 2016 में मैंने प्रिपरेशन की थी टायर 3 की, तो थोड़ा उससे आइडिया था, लेकिन वो स्किप कर गई थी सारी चीजें दिमाग से, कैसे क्या है। और उस टाइम तो और भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके एक दिन पहले रात में मेरा साकेत में दिल्ली में एग्जाम था। तो लखनऊ से मैं बस से ट्रेवल करके गया। तो उस बस में मुझे याद आया कि मुझे लेटर का फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट नहीं पता है। तो मैं बस में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखा, और उसको ध्यान से देखा, रटा कि कोई भी स्थिति है, परिस्थिति है, वो अपनी जगह है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है। 2-4 टॉपिक रात भर जग के मैंने पढ़े, ऐसे के कैसे कैसे लोग, एक आध 2 ग्रुप बने हुए थे, लोग बोल रहे थे ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, सबके बारे में देखा। और ऊपर वाले भगवान जी से काफी विनती की मैंने। सुबह गया, साकेत में एक मंदिर था, वहां थोड़ा मत्था टेका कि भगवान देखिएगा, आप कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और भगवान ने सुनी भी मेरी। 2016 में
2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और उस पर इतनी हमने बहस कर रखी थी, वो वही टॉपिक आ गया सर। और उतना अच्छा स्कोर तो नहीं कर पाया, लेकिन उस सिचुएशन में मेरे लिए वही भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद। कितना स्कोर आया आपका? 63 मार्क्स आए थे सर मेरे। चलिए बढ़िया बढ़िया। जिस कंडीशन से आप गुजरे उसमें ये 80 मार्क्स से कम नहीं है, राइट। सो एक चीज मुझे विक्रम यहाँ ये जाननी है कि आपकी पूरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप इतने हंस हंस के बता रहे हो मुझे कि ये बड़ा एक मोटिवेटिंग है कि कहीं ये महसूस नहीं हो रहा है कि आप एक बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरे तैयारी के दौरान। मतलब आपने चैलेंजेस को भी कहीं ना कहीं एंजॉय किया है। दैट्स बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। सबसे बड़ी चीज है लाइफ की सर कि ऊपर वाला अगर सब कुछ सही कर दे सबका और स्मूथ सब कुछ कर दे तो सफर किस चीज का सर? सही बात है। कौन से सफर पे हैं आप? लगना चाहिए ना, जीवन है तो हम कहीं निकल रहे हैं, किसी टनल से निकल रहे हैं, कभी पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, कभी झरने में उतर रहे हैं। बिल्कुल चढ़ाव आना बहुत जरूरी है सर। सो विक्रम, फाइनली जब रिजल्ट का मोमेंट था तो कैसा था? और उसमें आपके फादर मेरे ख्याल से ठीक भी हो गए होंगे क्योंकि 17 का रिजल्ट भी तो बहुत लेट आया। बहुत लेट आया सर। क्या रिएक्शन था फैमिली? मैंने तो एक टाइम ऐसा था कि मैं तो सर, अब 2018 में मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी अगस्त में स्टेशन मास्टर की, तो काफी रिलैक्सेशन मिल गया क्योंकि मेरे फैमिली में फादर की सोर्स ऑफ इनकम थी और उनकी एक्सीडेंट से वो भी चली गई थी, तो पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी और भगवान ने सुनी और उसी टाइम मुझे ज्वाइनिंग भी दे दी थी, तो वो एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। तो उसी से मैं बहुत खुश था कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, घर वालों को एक जरिया मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी में मस्त था मैं। और रिजल्ट सब मैं भूल गया था। ट्रेनिंग के टाइम पता चला इस पर स्टे लग गया है, तो काफी फिर मूड ऑफ हो गया मेरा सर। इतनी मेहनत की मैं और इतना मैं लगा रहा, इतना सब कुछ झेला, भगवान अब स्टे लगा दिए, अब क्या होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाएगा। फिर भी ऊपर वाले पर छोड़ा हम कि अगर जरा सा भी थोड़ा भी अगर रहम होगा इस ईमानदारी की मेहनत पर तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और फाइनली अच्छा ही हुआ। हाँ सर, वो एक मतलब बीच बीच में डिस्टर्ब करता था कि स्टे लग गया, कैसे कैसे लोग हैं कि चीटिंग भी अगर हुई है तो भी गलत चीज है, अगर ना हुई है तो ऐसे लोग फालतू में झंझट करते हैं। सो विक्रम, जो मेंस का रिजल्ट का टाइम था, मतलब उस समय आप क्या कर रहे थे, कैसा रिएक्शन था आपका? पता तो होगा ही लगभग की रैंक अच्छी होगी क्योंकि मार्क्स आपके इतने अच्छे थे। सो कैसा लगा आपको और पेरेंट्स को आपने कैसे इन्फॉर्म किया और उनका रिएक्शन क्या था? प्री में मार्क्स तो मेरे अच्छे थे ही, मेंस में सर पता था कि 362 मार्क्स हैं, ओवरऑल 533 मार्क्स थे। तो ये उस टाइम मैं दिल्ली गया हुआ था, कोई ये जो मार्क्स आए थे मेंस के, उस टाइम दिल्ली में मैं सीपी में एक दोस्त के साथ में टहल रहा था, तो इतने में मार्क्स आए और तो वो प्रिपरेशन कर रहा था सीजीएल की। तो मेरा फोन जो है उस समय खराब था फोन, तो वो बोला कि सीजीएल का मार्क्स आया शायद चेक करो, तो उसने चेक किया। मैं आज तक अपना कोई रिजल्ट खुद नहीं चेक किया हूँ सर, कभी नहीं चेक किया हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे इत्तेफाक पे रिजल्ट आए हैं कि मैं खुद चेक ही नहीं कर पाया कभी। वो फीलिंग मैं खुद से ले नहीं पाया हूँ, दूसरा कोई बताता है उससे बस हो जाता है। और फिर उसने देखा और बताया कि तुम्हारे तो यार बड़े अच्छे नंबर हैं, तुम तो टॉप कर जाओगे इतने में। तो अच्छा लगा कि चलो ठीक है, अभी एक टायर बचा हुआ है, उसमें अच्छा करेंगे, शायद अच्छा हो जाएगा। तो उससे श्योरिटी थी कि एक इस बार चांसेस हैं मेरे, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी मुझे। तो अब वेट कर रहा था फाइनल रिजल्ट की जब, तो उस टाइम में कश्मीर में पोस्टिंग है मेरी सर, स्टेशन मास्टर जब बना रहा हूँ कश्मीर में पोस्टिंग मेरी। और वो वहाँ नेट सस्पेंड ही रहते हैं ऐसे साल भर, 2-4 महीने खुलता है, बाकी सस्पेंड ही रहता है। तो मेरे दोस्त हैं लखनऊ में, तो वो फोन किए कि रिजल्ट आ गया है सीजीएल का, देखे कि नहीं। मैं बोला भैया कैसे देखूंगा जब यहाँ नेट ही नहीं है। तो वो देखे, बोले कि मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं खाना खा रहा था सर उस टाइम, मैं बोला अभी मुझे खाना मुझे अभी खाना खा लेने दीजिए, फिर ही बताइएगा, अभी नहीं बताइएगा। तो खाना खा लो, क्योंकि फिर खाया नहीं जाता है सर। तो मैं खाना खाया जल्दी जल्दी, तो फिर उनके पास फोन किया, तो वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, नहीं हुआ है तुम्हारा ये वो। 5 मिनट मुझे इधर उधर झिलाया और मेरी हार्ट रेट बढ़ रही थी, मतलब उन्होंने पूरा फैंटेसी दिया मुझे। फिर उसके बाद बताया कि तुम्हारी ऑल इंडिया 29th रैंक है।
वेरी गुड। तो फिर उसके बाद सर 2-3 मेरे साथ दोस्त थे, थोड़ा हमने उनसे बताया और अच्छा फील कर रहा था। अब कैसे उसको फीलिंग कैसे बताऊं सर। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही तो अमेजिंग जर्नी आपकी रही। सो फैमिली को आपने कब इन्फॉर्म किया विक्रम? फैमिली को तुरंत ही इन्फॉर्म किया सर। मम्मी के पास फोन किया, रात के 9:30-10 बज रहे थे, तो मेरी मम्मी सो रही थी। मम्मी के पास फोन किया तो एक बार किया तो उठा ही नहीं, दोबारा किया तो मम्मी से बोला कि मम्मी क्या कर रही थी, सो रही थी? तो मम्मी बोली हाँ सो रही हूँ। या कुछ खास बात? हम कहे कि आप लोगों ने, मैं उसे ऐसे मजाक में बोला था कि आप लोगों ने जिसके लिए मुझे पैसे नहीं दिए थे, आज उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बोली अच्छा कौन क्या हुआ है? तो मैं बताया ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ हूँ। तो बोली बहुत बढ़िया। तो विक्रम, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। एक सवाल मेरा और भी है कि जो आपकी रेगुलर दिनचर्या थी पढ़ाई की, उसमें आप लगभग कितने घंटे पर डे पढ़ाई करते थे? मैं सर हर चीज को इम्पोर्टेंस देता था। जैसे अब मेरे आसपास जो रहते थे, क्योंकि तरीका था मेरा थोड़ा अलग सर। एक चीज ये अलग था कि मुझे हर जगह से नॉलेज, ऐसा लगता था कि हर जगह नॉलेज मिल रही है, क्योंकि सब वहां प्रिपरेशन करने ही वाले थे। जिसके पास बैठ जाऊं मैं और बस एक कुछ उंगली कर देना था, उनको कुछ छेड़ देना था। जैसे मेरे एक भैया थे, उनको पॉलिटी बहुत आती थी। उनके पास अगर मेरा मूड नहीं करता था पढ़ने का, तो उनके पास जाता था मैं और उनसे कुछ पॉलिटी में पूछ लेता था, कुछ एक चीज किताब में देख के जाके, तो वो मुझे समझा देते थे पूरा। वहां से चला आता था। पढ़ने का ये था सर कि 2 घंटे तो 3 घंटे मेरे मॉक में जाते थे। एक इंग्लिश का या मैथ का देता था और एक प्री का मॉक डेली देता था मैं। और उसमें फिर असेसमेंट में मेरे 1.5 घंटे लगते थे कि कहाँ गलत किया कहाँ सही किया। अब उसमें जहाँ गलत सही किया तो उसको 2 घंटे मैं टॉपिक पे अपने देता था कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। तो कुल मिला के सर 6, 7, 8 घंटे 9 घंटे तक भी पढ़ाई हुई है, 9 घंटे भी पढ़ा हूँ। हाँ। ओके ओके। और सबसे ज्यादा ना पढ़ने वाली एक बात यह है कि मैं हफ्ते में एक दिन बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करता था। संडे का दिन सिर्फ मैं जो वीकली बिल्कुल जो मतलब वीकली टेस्ट होते थे वही टेस्ट देता था, बाकी कुछ नहीं करता था, सिर्फ घूमता था इधर उधर। चलिए, ये बहुत बहुत सही, बहुत सही विक्रम। जरूरी है, रेस्ट तो पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है। विक्रम, एक सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा, आपने शुरुआत में कुछ 3 लड़कियों का जिक्र किया था। सिलेक्शन लेने के बाद उनसे बात हुई कभी आपकी? हाँ सर। जिनके सामने आपकी पिटाई हुई थी? जिनके सामने सर उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए। अच्छा, राइट राइट। सो आपके उससे वो बातें नहीं ऑप्शंस होती है मेरी। चलिए चलिए, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलिए। तो आप सारे एस्पिरेंट्स को प्लीज गाइड करें, उन्हें बताएं कि जब उनके सामने चुनौतियां आती हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो प्रोसेस है वो लंबा है। कई बार एग्जाम में 2-2 साल लग जाते हैं प्रोसेस में, तो धैर्य टूटने लगता है, हिम्मत हारने लगती है। आप उनको कैसे गाइड करेंगे विक्रम? देखिए सर, मैंने जो आपको सारी बातें अपनी बताई, ये मैंने फेस किया हुआ है। तो देखा हुआ है कि काफी उतार चढ़ाव आते हैं जब प्रिपरेशन हम करते हैं। कभी फैमिली में कोई इशू होता है, कभी अपने हेल्थ को लेकर इशू होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन अपना जो एंड गोल होता है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी कभी कभी इतनी हताशा आ जाती है, इतनी निराशा आ जाती है कि लगता है सब कुछ बेकार है, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं भी हुआ हूँ, थोड़ा बहुत हुआ हूँ। उस टाइम अपना दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सब कुछ निगेटिव ही दिखाई देता है। सारी कमियां अपने अंदर नजर आने लगती हैं कि मैं वीक हूँ, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीजें अपने अंदर से ही सवाल आने लगते हैं, और उसको हम काउंटर करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे, और हम निराश होते हैं कि हमने किया और उसके बाद भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बेकार की चीजें हैं, उस समय आना लाजमी है। लेकिन उससे निकलने का तरीका बढ़िया, सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही बढ़िया वक्तव्य मैं हमेशा याद रखता हूँ, और सबको याद रखना चाहिए जो कंपटीशन में है, कि जिनको सफलताएं मिल जाती हैं तुरंत, कोई थोड़ा सा मेहनत किया और उसको सफलता मिल गई, तो इसका मतलब भगवान या गॉड या ऊपर वाला जो भी एनर्जी, जो भी सोर्स है, उससे खुश रहता है। और जिनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उनसे वो एनर्जी, वो भगवान, वो गॉड, उन पर भरोसा करते हैं सर। तो इस सेंटेंस को मैं हमेशा अपने जहन में रखता हूँ कि भगवान हम पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारी इतनी परीक्षाएं ली जाती हैं। और जब सारी
एग्जाम क्वालिफाई करना सिर्फ पढ़ाई का ही एक वो नहीं होता है कि हमने पढ़ लिया सिलेबस कंप्लीट, उसमें हम मास्टर हो गए और हमें नौकरी मिल गई। हमें हर एक फील्ड में पास करना पड़ता है। पेशेंस, कॉन्फिडेंस, अपना सारी जो वीकनेस है सब कुछ हट जब खत्म हो जाती है तभी सफलताएं मिलती हैं। तो उसको भी एक एग्जाम के साथ ही उसको उसके लिए भी तैयार करते रहना चाहिए अपने आप को कि हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और डेफिनेटली आएंगी सर। कोई कितने भी अच्छे घर का हो, कोई कितने भी गरीब घर का हो, कोई कितना वीक हो, कोई किसी का भी, कोई हेल्थ कितना हेल्दी हो, सबके सामने चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। फिर भी अगर आपका दिमाग कभी कभी इसमें, मेरा खुद नहीं करता था कि मैं कैसे हैंडल करूं इनको, तो मैं जिनको समझदार समझता था, जिनसे मैं कंफर्टेबल था या मेरे पेरेंट्स थे, तो उनसे मैं शेयर करता था ये सब बातें। उसमें डरता नहीं था कि मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ अंदर, मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है और मुझे ऐसा लगता है, मुझे गाइड करो। तो वो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। आप अपने आप को थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स करिए। अभी रिजल्ट आए हुए हैं प्री के, तो काफ़ी लोग सर ऐसे हैं मेरे आसपास भी हैं जिनका प्री नहीं निकला है, तो काफ़ी डिमोटिवेट है। हमने साल भर मेहनत की तो मेरा नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि नहीं हुआ चलो ठीक है, लेकिन आपने 1 साल में सीखा क्या? तो उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होता है कि मैंने सीखा क्या। 1 साल आपके गए लेकिन आपने सीखा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम के लिए ही लगे हुए थे और अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि हम ये एग्जाम की प्रिपरेशन हमें किस किस फील्ड के लिए तैयार कर रही है। अगर आप एक कंपटीशन में बैठते हैं सर, मैं जैसे बैठा हूं, अगर मुझे नौकरी नहीं भी मिलती तो मुझे इतना पेशेंस, अहंकार, ये सब मेरे अंदर से खत्म हो गया था कि मैं कुछ ना कुछ कर ले जाता। ये सारी चीजें निगेटिविटी हैं, ये चीजें हमें कंपटीशन सिखाती हैं। हम सबसे तेज नहीं थे, मैं सबसे तेज नहीं था, ना तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था, ना बहुत ज्यादा कि एजुकेशनल बहुत हाई बैकग्राउंड है या फैमिली का बहुत सब पढ़े लिखे हैं, गाइड करने वाले हैं। लेकिन आपको बनाना पड़ता है। आप उन लोगों से दोस्ती करिए जो पॉजिटिव रहते हो, जो हमेशा आपको गाइड अच्छा करते हो। आप फालतू के लोगों के साथ मत बैठिए जो खुद तो एक तो परेशान होते हैं, वो उनके पास तो बिल्कुल बैठने से कोई फायदा नहीं है। इस हालात में, इस सिचुएशन में पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए और हमेशा अच्छे लोगों से गाइडेंस लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने टीचर से कंफर्टेबल हैं तो टीचर से लीजिए, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स से लीजिए, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से लीजिए। अपना एंड गोल नहीं भूलना है और जिसके लिए लगे हैं पूरा डेडिकेशन के साथ, उसमें कोई लापरवाही नहीं। अगर आप फेल कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा। हमें निगेटिव लेना कोई सोल्यूशन ही नहीं है। निगेटिव में हमें जाना ही नहीं है, हमारा क्यों नहीं हुआ, उसमें हमें ढूंढना है कि मैं गलती कहाँ किया हूँ, उस पर मैं वर्क करूंगा और वर्क करके ही निकला जा सकता है आगे। सर बस यही सजेशन है। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है नौकरी मिलने के बाद चुनौतियां नहीं आएंगी आपके पास, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी। अब मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ या मैं कोई IAS PCS बन जाता है तो उसके पास भी चुनौतियां आती हैं। सारी चुनौतियों को टैकल करने के लिए कंपटीशन होता है। कंपटीशन में ये सारी चीजें हम सीखते हैं, कैसे हम संघर्ष कर सकते हैं, कैसे चीजों में पेशेंस रखें। ये सारी चीजें हमें कंपटीशन सिखाती हैं। मॉडर्न टाइम का मैं सर कंपटीशन को एक नया वर्ड दिया हूँ। मॉडर्न टाइम का योगा है, एक मेडिटेशन है। राइट। मॉडर्न डेज का ये योगा है एक सर, हमें सब कुछ सिखाता है। बिल्कुल विक्रम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो भी पूरी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, वो अपने आप में एक बहुत ही मोटिवेटिंग होगी बच्चों के लिए और बहुत सही समय पे उनको ये मोटिवेशन आज की डेट में उनको बहुत जरूरत भी है और वो आपकी कहानी से डेफिनेटली बहुत ही प्रेरित होंगे। तो विक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपने भी मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे जान पहचान के ऐसे काफी लोग हैं जिनको जानता हूँ जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो उनको अगर लाइव मैं बताता हूँ तो वो चीजें वो समझते नहीं है। शायद ये वीडियो देख के उनको भी समझ में आए। बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल वो भी समझेंगे और लाखों और लोग भी समझेंगे आपकी कहानी से डेफिनेटली। तो विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।